तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं 20th सेंचुरी बॉयज़ का एपिसोड नंबर 2 लेकर आ चुका हूँ। तो जिस किसी ने अभी तक एपिसोड नंबर 1 चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का कंटेंट लाता रहूं। एपिसोड की शुरुआत में फ्रेंड दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने मौजूद आदमी से कहने लगता है कि वो मर चुका है। ये चीज़ सुनने के साथ ही उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता और अब फ्रेंड उसे आंखें बंद करने को कहने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें आई एम डेड 10 बार रिपीट करना होगा। फ्रेंड अब उस आदमी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें अंधेरे में क्या नज़र आ रहा है, और वो आदमी बताते कि उसे अंधेरे में रोशनी नज़र आ रही है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के केस के बारे में बात कर रहे थे। चाओ-सान प्रोफेसर शिकीशिमा के केस पर काम कर रहा था और यामा-सान उस स्टूडेंट के केस पर काम कर रहा था जो कि वायरस का शिकार हो गया था। अब यामा-सान बताने लगता है कि जो स्टूडेंट मरा है वो प्रोफेसर शिकीशिमा का स्टूडेंट था। वो दोनों स्कूल के बाहर भी एक दूसरे से मिला करते थे और दोनों ही एक ही स्कूल से भी बिलोंग करते थे। यामा-सान को लग रहा था कि ये दोनों केस ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हमें केंजी दिखाया जाता है, जहां पर कैरियोके पर गाना गाने की बारी उसकी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो गाना नहीं गाएगा। लेकिन अब वो जोरों से गाना गाने लगता है और हमें इस चीज की पीछे की कहानी दिखाई जाती है। बचपन में केंजी ने एक इंग्लिश एफएम पर एक गाना सुना था जो कि था जंपिंग जैक, और वो गाना सुनने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो इसलिए क्योंकि उसे पता चला था कि अमेरिका में ये गाना सुनने के लिए 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। उस दिन के बाद से केंजी का भी ये सपना बन गया कि वो भी कई सारे लोगों के सामने परफॉर्म करे। लेकिन उसी की क्लास की एक लड़की यामागुची उसे ऐसा करते हुए देख हंसने लगती है। केंजी को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो घर जाने के साथ ही अपनी मॉम से एक गिटार मांगता है। उसकी मॉम के मना कर देने पर वो कई महीनों तक 4000 येन इकट्ठा करता है और फिर वो एक गिटार भी खरीद लेता है। एक दिन रास्ते में अचानक से उसकी मुलाकात यामागुची से भी हो जाती है और वो अपने गिटार के साथ उसके सामने इतराने लगता है। यामागुची केंजी के पास आने के साथ ही उसे रोलिंग स्टोन गाना बजाने को बोलने लगती है और वो एक काफी ज्यादा बेसिक सॉन्ग था। ये सुनने के साथ ही केंजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि इसे इस चीज की बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। यामागुची बताने लगती है कि उसे ये सॉन्ग बजाने के लिए एक फोक गिटार की जरूरत पड़ेगी और उसके हाथ में ये जो गिटार है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक गिटार है। और ये चीज़ सुनने के साथ ही केंजी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि बेचारे केंजी को तो पता ही नहीं था कि गिटार के भी इतने सारे टाइप्स होते हैं। कुछ समय बीत जाता है और हाई स्कूल के अंदर केंजी ने अब एक बैंड ज्वाइन कर लिया था और अब इसी चीज़ के चलते हुए उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक गिटार भी मौजूद था। केंजी अपने बैंड के एक मेंबर जिसका नाम स्पाइडर था उसके साथ बैठकर वहां पर बात कर रहा था कि उनका नया सॉन्ग क्या होने वाला है। स्पाइडर कहने लगता है कि उसे कुछ नहीं मालूम क्योंकि उसके पास कोई एक अच्छा गिटारिस्ट नहीं है। और अब केंजी अपनी तरफ इशारा करते हुए बताने लगता है कि मैं भी तो हूं ना। लेकिन स्पाइडर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा बैंड में रहने का मकसद ही क्या है। केंजी और स्पाइडर की बात का जवाब देते हुए कहने लगता है कि वो जापान की सबसे बड़ी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना चाहता है। स्पाइडर अब उससे पूछता है कि क्या वो इस बारे में सचमुच में सीरियस है, तो केंजी बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पाइडर का भी कुछ ऐसा ही सपना होता है, लेकिन 3 साल बाद वो जापान के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर लेता है। लेकिन केंजी तो बेचारा आज भी वहीं का वही था। और यही सोचते हुए केंजी फिर से अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने स्टोर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। अचानक से यामागुची उसके सामने से गुजरने लगती है, जो कि अब मैरिड थी और उसके 3 बच्चे भी थे। दोनों ही लोगों के बीच में एक छोटी सी बात होने लगती है और जाते जाते यामागुची कहने लगती है कि केंजी को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जाते जाते केंजी यामागुची के हस्बैंड को हाय कहने को कहने लगता है। और इस सब के बाद हमें फिर से फ्रेंड दिखाया जाता है। वो बताने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है कि ये दुनिया काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है, लेकिन जो लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मैं उन सभी लोगों को बचा लूँगा। और वहाँ मौजूद सभी लोग फ्रेंड के नाम के नारे लगाने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक से केंजी की शॉप के अंदर उसका दोस्त भागते हुए आता है जिसका नाम था मारुओ।
और वो झाड़िया काफी ज्यादा स्पीड में आ रहा था और दुकान के अंदर घुस जाता है। फिर वो केंजी को एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाने लगता है। इन लोगों के बचपन के दोस्त डोंकी ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। अब केंजी को वही समय याद आता है जब वो पहली बार डोंकी से मिला था। डोंकी काफी ज्यादा गरीब था। डोंकी के कई सारे भाई बहन थे जो कि एक ही झोपड़ी के अंदर रहा करते थे। डोंकी की मॉम भी काफी ज्यादा मेहनत किया करती थी और उसकी मॉम का पूरे समय सिर्फ कपड़े धोने के अंदर ही निकल जाता था। आखिर घर के अंदर इतने सारे इंसान जो ठहरे। डोंकी के पास अपना एक अलग से टॉवेल था जिससे वो अपनी रोज नाक साफ किया करता था। और उसके दो भाई काफी ज्यादा बदमाशी किया करते थे। यानबो और मानबो दोनों ही मिलकर डोंकी को काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा करते थे। और ये लोग तो यहाँ पर WWE खेल रहे हैं और यानबो ने लगा दिया फिगर 4 लेग लॉक। ये दोनों हर समय डोंकी को एक मार खाता हुआ पहलवान दिखाया करते थे। उस समय केंजी और उसके बाकी के दोस्त हर समय एक शॉप पर जाते थे ताकि वो आइसक्रीम खा सके। उस दुकान को ये जीजी बाबा कहकर पुकारते थे, जिसमें से जीजी औरत थी और बाबा बुढ़ा था जो कि मर चुका था और इस जगह सिर्फ जीजी ही जिंदा बाकी थी। ये सभी लोग आइसक्रीम खाते हुए मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर डोंकी आ जाता है। केंजी और उसके बाकी के दोस्त उसे देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें डर था कि डोंकी कहीं अपना तौलिया इनकी तरफ ना फेंक दे। और अब डोंकी की भी यहाँ पर एक खूबी थी, वो बिना चप्पलों के ही काफी रफ्तार के साथ भाग सकता था। डोंकी से बचते बचाते ये सभी लोग अब एक ग्रेवल पिट तक पहुँच जाते हैं। ये जगह दरअसल में एक माइन थी और अब यहाँ पर काफी सारा पानी इकट्ठा हो चुका था। केंजी और उसके बाकी सभी दोस्तों ने सुना था कि इस माइन के अंदर एक काफी बड़ा सांप है जो कि 2 मीटर का है। केंजी और उसके सभी दोस्तों को मालूम था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग फैसला करते हैं कि ये उस सांप को पकड़ेंगे, वो भी फिशिंग रॉड से। इन सभी का एक दोस्त डर के मारे नीचे नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो ऊपर ही रहने का फैसला करता है। लेकिन उस समय तक डोंकी भी वहाँ पर पहुँच चुका था जो कि अपना तौलिया लेकर आया था। केंजी का दोस्त उससे पूछने लग जाता है कि क्या वो उनकी बाइक्स चुराना चाहता है। वो अब डोंकी को वहाँ से भगाने लगता है। केंजी और उसका दोस्त मराओ भी अब ऊपर की तरफ आने लगते हैं, इस डर में कि उनकी बाइक चोरी न हो जाए। मराओ का पैर वहाँ पर कीचड़ में फिसल जाता है और उस सब की वजह से केंजी भी पानी में उतर जाता है। ये दोनों ये फंस चुके थे और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। इनका तीसरा साथी मदद के लिए किसी और इंसान को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बाइक भी फिसल जाती है और डोंकी नंगे पैर ही एक हट की तरफ मदद के लिए भागने लगता है। अब डोंकी को वहाँ पर कोई बड़ा नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से एक रस्सी लेकर आ जाता है। डोंकी उस रस्सी को खोलने के साथ ही केंजी और उसके साथी की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो रस्सी जरा सी छोटी थी और अब डोंकी दिमाग लगाता है और अपना तौलिया भी रस्सी के आगे बांधकर उसे नीचे फेंक देता है और अपनी जान बचाने के लिए दोनों को ही वो गंदा तौलिया पकड़ना पड़ता है। और इसी चीज के होने के साथ ये सभी लोग अब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस सब के बाद ये सभी लोग अपनी बाइक्स को वहीं छोड़कर नंगे पैर भागने लग जाते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर केंजी यहाँ पर यही सारी चीजें याद कर रहा था और वो डोंकी के फ्यूनरल से एक दिन पहली वाली रात में जा रहा था और अचानक से उसे अपने सामने एक लेटर मिलता है जो कि डोंकी ने भेजा था। केंजी उस लेटर को पढ़ने लगता है जिसके अंदर डोंकी ने लिखा था कि बहुत समय हो गया हम लोगों को मिले हुए और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें ये लेटर भेज रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये सिंबल याद है। इस सभी के बाद हमें केंजी और उसके सभी साथी दिखाए जाते हैं जो कि डोंकी के वेग पर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इन सभी ने प्रेयर के लिए जिस पंडित को बुलाया था वो तो यहाँ पर कोनी में सुशी और दारू दबा रहा था। ये सभी लोग कब से उसे ही देख रहे थे और अब केंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस सभी के बाद केंजी भी अपने सभी दोस्तों के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। अब सभी लोग उस जगह पर यही बात कर रहे थे कि आखिर डोंकी सुसाइड कैसे कर सकता है, आखिर उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी है। ये सभी लोग यही सोच रहे थे कि कोई स्टूडेंट उसे परेशान तो नहीं करता था, लेकिन फिर इन्हें ये बात भी याद आती है कि वो बचपन में काफी ज्यादा बुली हुआ था और इसीलिए अगर उसे सुसाइड करना होता तो वो कब का कर लेता। यहाँ पर बैठे किसी भी शख्स को उसकी सुसाइड का रीजन समझ नहीं आ रहा था। केंजी अब उसी लेटर को निकालने लगता है जो कि डोंकी ने उसे भेजा था, लेकिन तभी इन लोगों का एक साथी डोंकी के नाम पर चीयर्स करने को कहने लगता है। ये सभी लोग चीयर्स करते हैं और क्रेयन को एक बात याद आती है। डोंकी ने 5th स्टैंडर्ड के अंदर भी 2 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा ली थी। केंजी उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था और मॉन चैन इस बारे में बताना शुरू करता है और इसी सब के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के अंदर हम मॉन चैन से डोंकी की स्टोरी सुनने वाले हैं।
तो एपिसोड नंबर 3 काफ़ी जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।